रात को 12 बजे उठती और वो बुर्का पहनती। नरगिस मुसलमान थी दोस्तों, इसलिए वो बुर्का पहनती थी। जैसे ही रात के 12 बजते नरगिस अपना बुर्का वो खूंटी से उतारती और बुर्का पहन लेती। पहनने के बाद से वो बाहर निकल जाती, अपने भाई बहनों से छुप के वो बाहर निकल जाती और सुबह हर किसी से उठने से पहले वो अपने घर में लौट आया करती थी। कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, यानी कि जो नरगिस थी वो हर हाल में 5 बजे तक अपने घर में लौट आती और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि नरगिस जो है वो इतनी रात को कहाँ जाती है। एक दिन दोस्तों उसका जो भाई है, एक दिन उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसकी जो बड़ी बहन है वो लेटी नहीं है। अब उसके बाद से पहले तो वो खुद पूरे घर में नरगिस को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन जो नरगिस होती है उसको कहीं भी नहीं दिखती है। अब उसका भाई परेशान और हैरान, उसके बाद से वो और घर वालों को उठाता है, जगाता है नींद से और सारे घर वाले जो है नींद से उठते हैं और उसका जो भाई है नरगिस का बताता है कि अप्पी जान घर में कहीं भी नहीं है, मैंने उनको पूरे घर में ढूंढ लिया है। पहले तो घर वाले कहते हैं अरे तुम ध्यान से देखो, अप्पी जो है कहीं ना कहीं होंगी। अब नरगिस को पूरे घर वाले मिलके हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वाकई में दोस्तों नरगिस का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। उसके बाद से आस पड़ोस मोहल्ले में भी नरगिस को ढूंढा जाता है। उसके बाद से दोस्तों जैसे ही 5 बजता है नरगिस रोजाना की तरह आज भी अपने घर आ जाती है, लेकिन हर कोई नरगिस का इंतजार कर रहा था तो नरगिस को लगा कि घर में सब लोग सो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि नरगिस जैसे ही घर में एंटर करती है, नरगिस अपने घर वालों को जगह देख के बिल्कुल उसके तोते उड़ जाते हैं। अब नरगिस से हर कोई जानने की कोशिश करता है, उसको डांटता है, फटकारता भी है कि आखिर में तुम इतनी रात को कहाँ गई थी और इतनी रात को भला कहाँ गायब हो गई थी। अब उसके बाद से दोस्तों नरगिस जो है पहले तो ये बात बताती नहीं है, लेकिन जब घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसके बाद से जो नरगिस का भांडा है वो फूट जाता है कि नरगिस हर रोज़ बुर्का लगाकर, बुर्का पहनकर वो हर रोज़ रात में कहाँ जाती थी। आप भी दोस्तों जब इस कहानी से दोस्तों पर्दा उठेगा कि नरगिस हर रोज़ रात के 12 बजे बुर्का पहनकर वो कहाँ जाती थी, तो ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर में आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी पता चलेगा कि आखिर में जो नसरीन है रोज रात के 12 बजे उठकर वो कहाँ जाया करती थी। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हुए फिर एक बार आप लोगों के साथ। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप लोग चैनल पर जो दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों ये जो घटना है मुंबई शहर की घटना है। मुंबई का जिला पड़ता है सुबरन। सुबरन में एक छोटा सा गांव पड़ता है गोरेगांव। गोरेगांव में जलील का एक सुखी संपन्न काफी ज्यादा बड़ा परिवार था। सुखी संपन्न तो दोस्तों नहीं कहेंगे, क्योंकि जो जलील थे उनके बहुत ज़्यादा लड़की लड़का थे। जलील बहुत कम पढ़े लिखे थे, पुराने ख्यालात के थे, तो उन्हें लगता था कि ज़्यादा लड़की लड़का होना ये तो खुदा की देन है, ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन जैसे जैसे जलील के बच्चे जो हैं बड़े होते गए, उन पर शादी ब्याह की जिम्मेदारी आई। अब उनको खिलाने की जब जिम्मेदारी आई तो जलील को भी फिर लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बच्चे उतने ही आज के समय में अच्छे हैं जितने बच्चों की आप अच्छे से परवरिश कर सके, उन्हें खिला पिला सके। लेकिन कहते हैं ना कुछ हमारे मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें एजुकेशन की कमी होने के कारण वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना ही ये बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। बच्चे इतने पैदा कीजिए कि जितनों की आप अच्छे से परवरिश कर सकें। लेकिन शायद जो जलील साहब होते हैं वो कम पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने 5 बेटियां और 3 बेटे पैदा कर लिए हैं, यानी कि कुल उनके 8 औलादें थी। अब 8 औलादें तो किसी तरह हो गई थी देखते देखते। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको खाने की दिक्कत, उनको हर चीज़ की दिक्कत, कपड़े पहनने की दिक्कत, बहुत मतलब दिक्कतों को इतना सामना करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो जलील थे उनकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं रहने लगी थी। अब बच्चे भी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वो कभी कोई बच्चा कपड़ों की जिद करता तो कोई बच्चा खाने पीने की डिमांड करता। ऐसे में 8 बच्चे थे तो घर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो जलील साहब थे वो अपने बच्चों को डांटते पीटते और धीरे धीरे उनके कुछ बच्चे जो जवान भी हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो अपने अब्बू से ही लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, मार पिटाई करने लगे थे। और इसका जो सदमा है जलील के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब देखते देखते जो जलील है वो भी 55 साल की उम्र में वो दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया से गुजर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है।
जलील साहब की 5 बेटियां थी, 3 बेटे थे। सबसे बड़ी जो बेटी थी जिसका नाम नरगिस होता है, जलील की जो पत्नी थी जिनका नाम आमिना होता है। अब आमिना को भी समझ में नहीं आता है कि अब वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करे। ऐसे में दोस्तों हालात ये हो जाते हैं जलील के घर के कि भूखमरी की नौबत आ जाती है। कैसे कैसे उन लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी कोई फाका करता, कभी कोई खाता, कभी कोई नहीं खाता। अब ऐसे देखते देखते 1 महीने का दोस्तों वक्त गुजर जाता है। अब जो जलील की पत्नी थी आमिना, वो भी दर दर भटकने को मजबूर हो जाती है और वो भी लोगों से अपने पति के मरने के बाद से वो लोगों से अपना दुख कहकर लोगों से कुछ पैसे उधार लेती। घर खानदान में इनको गरीब समझकर जो भी मदद करने लायक होता वो आमिना को कुछ पैसे वो दे दिया करता दान दक्षिणा में। अब ऐसे ही आमिना की जिंदगी चल रही थी। इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब आमिना अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उधर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी वो अपने गांव वाले से पैसा मांगा करती, कभी वो अपने खानदान वालों से पैसा मांगती कि हमारे बच्चे अब यतीम हो गए हैं, कुछ हमारी मदद कर दो, हमारे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ये स्थिति हो गई थी कि आमिना के घर में कई कई दिन चूल्हे नहीं चलते थे। अब आमिना भी कहीं ना कहीं परेशान थी। अब घर खानदान वाले थे दोस्तों, वो 1 साल तो मदद करते हैं, कभी कोई पैसा दे दिया करता, कभी कोई दे दिया करता। तो ऐसे में कभी उनके घर चटनी रोटी बन जाया करती, कभी वो सूखी रोटी नमक से लगा कर खा लिया करते। ऐसे ही जिंदगी उनकी बीत रही थी। लेकिन एक वक्त दोस्तों ऐसा भी आता है कि जब आमिना को कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कोई हमारी मदद जो है वो कुछ ही दिन कर सकता है। जब उसको हमेशा बार बार आपकी मदद करनी पड़ जाएगी तो वो आपसे पीछा छोड़ा लेगा। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि आमिना के जितने भी घर वाले थे, जितने भी घर खानदान वाले थे, धीरे धीरे करके आमिना से पीछा छुड़ा लेते हैं और उनसे रिश्ते नाते खत्म कर देते हैं। आमिना जब भी पैसे मांगने जाती तो वो उनको सीधे बोल देते कि देखो बहन, हमसे जितना हो सका मैंने तुम्हारी मदद की, हम तुम्हारी मदद कब तक करेंगे, क्या तुम्हारे सारे बच्चों का ठीका हमने ही ले रखा है। आमिना छोटा मुंह लेकर रह जाती, कहती क्या करूं, अगर आप लोग अब हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे। तो वो आमिना से कहते हैं कि आपने जब बच्चे पैदा किया तब आपको सोचना चाहिए था कि आप लोग किसके सहारे जिएंगे। क्या आप लोगों ने बच्चे पैदा हमारे खानदान के सहारे किया है? नहीं ना, तो आपका बच्चा है, अब आप जानिए। अब आमिना को जब हर हर कोई इस तरह का जवाब देता, हर खानदान वाले उससे दूरी बना लेते हैं, तब आमिना के पास केवल यही रास्ता था कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। अब आमिना दर दर की ठोकरें खाती, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो भीख मांगा करती। लेकिन दोस्तों भीख में इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपने 8 बच्चों का पेट पाल सके। कभी उसे, आप जानते हैं दोस्तों कि भीख में कोई कितना देता है, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया दे दिया, इससे ज्यादा तो कोई भीख में पैसा देता नहीं है। अब आमिना को इसी तरह कोई 1 रुपया देता, सारा दिन आमिना ना भीख मांगती, तब जाके उसको कुछ पैसे मिल पाते। लेकिन उसको इतने पैसे नहीं मिल पाते कि पूरा परिवार बैठ के आराम से खाना खा सके। अब ऐसे में आमिना के जो बच्चे थे वो भी भीख मांगने का काम करते हैं। कहीं आमिना के बच्चे कोई स्टेशन पे कोई भीख मांग रहा है, तो कल कोई बस स्टॉप पे भीख मांग रहा है। आमिना के बच्चों के पास अपना पहनने के लिए कपड़े थे, ना ही खाने के लिए खाना था। अब इसी सब हालातों में उसकी जो सबसे बड़ी लड़की थी जिसका नाम नरगिस होता है, इन्हीं सब हालातों से वो उभर रही थी और ये सब हालात वो देख रही थी। नरगिस जो थी अब वो धीरे धीरे अब बड़ी हो जाती है और तकरीबन नरगिस सबसे बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल की हो जाती है। अब नरगिस घर पे देखती है कि माँ जो है वो भीख मांगती है, उसके छोटे छोटे भाई है वो भी स्टेशन बस स्टॉप पे जाकर भीख मांगते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। उसकी नरगिस जो है ये सब देखती है और वो सोचती है कि वो अपने परिवार वालों के लिए क्या करे कि ताकि वो अपने भाई बहनों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सके। नरगिस का एक दोस्त हुआ करता था जो उसी के पड़ोस का रहने वाला था, उसका नाम अमन रहता है। वो अच्छे घर का था तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। नरगिस को वो अक्सर जब भी उससे वो पैसा मांगती वो उसको पैसा दे दिया करता। लेकिन नरगिस की कोई मदद जो है वो भी कब तक करता। अमन जो है अब नरगिस बड़ी हो चुकी थी, अमन भी जवान हो चुका था। अब अमन जो है नरगिस से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए तो तुमको मेरे लिए कुछ करना होगा। नरगिस कहती है मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। तो अमन कहता है कि जो लड़कियां करती हैं। नरगिस अमन से पूछती है कि लड़कियां क्या करती हैं। तो अमन कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम एक काम करो, मैं तुमको एक होटल में लेके चलूंगा, वहां मैं तुमको बताऊंगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। अब नरगिस भोली थी, उस वो अभी अभी 18 साल की हुई थी। और नरगिस जो है वो अमन के साथ चली जाती है। अमन उसको एक बढ़िया से होटल में ले जाता है, खाना पीना खिलाता है। उसके बाद नरगिस के करीब वो जाने की कोशिश करता है, नरगिस को अपनी बाहों में लेता है। पहले तो नरगिस को ये सब अच्छा नहीं लगता है।
नरगिस जैसे ही उस अमन से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब अच्छा नहीं है, मैंने तो सुना है ये सब शादी के बाद किया जाता है। अमन कहता है, हाँ नरगिस, ये सब शादी के बाद किया जाता है, लेकिन मुझे तुमसे यही चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। नरगिस समझ जाती है कि अमन उससे क्या कहना चाह रहा है। नरगिस कहती है, मैंने तो समझा कि तुम मेरे दोस्त हो। अमन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी ये भी तो सोचो, मैं तुम्हारी इतने समय से मदद कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि मेरे लिए तुम कुछ करो? नरगिस कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी, लेकिन ये तो पाप है और मुझे पाप लगेगा। नमन कहता है कि ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि ये पाप है तो मैं भी आपके बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब नरगिस को पैसे की कहीं ना कहीं बहुत सख्त जरूरत होती है। अमन उसको पैसे एक बार दिखाता है, पैसे की लालच देता है। तो नरगिस सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसके जो भाई बहन थे वो भूखे मर रहे थे, दूसरी तरफ अमन है जबरदस्ती अपना जिस्म सौंपने के लिए कह रहा था। अब नरगिस बहुत सोचती है, उसके बाद से वो सोचती है कि ठीक है, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो अमन जो है उसको पैसे नहीं देगा। अब अमन के साथ वो ना चाहते हुए भी आज की पूरी रात वो गुजारती है। उसके बाद से अमन से पैसा लेके वो अपने घर चली आती है। अमन जो है नरगिस के साथ संबंध जब बनाता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब अमन को भी नरगिस की लत लग जाती है। अब जो अमन है नरगिस की वो मदद किया करता और अपने शरीर की भूख मिटाया करता, और उसके बदले वो नरगिस को कुछ पैसे दिया करता और नरगिस की थोड़ी मोड़ी मदद हो जाया करती। तकरीबन जो अमन जो है उसको इसी तरह नरगिस को वो साल भर इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो सिलसिला है वो चलता है। इधर जो अमन की शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो वो नरगिस से मिलना जुलना बंद कर देता है। अब नरगिस को समझ में नहीं आता है कि अब वो कैसे क्या करे। अब तो उसको कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अमन को फोन करती है, लेकिन अब अमन जो है शादी होने के बाद से नरगिस से बातचीत करना बंद कर देता है और उसका फोन भी नहीं उठाता है। इधर नरगिस जो बिल्कुल परेशान रहती है, और नरगिस एक दिन उसके घर पहुंच जाती है कि अमन, तुम तो जानते हो कि मैं कितनी परेशान हालत में हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा सख्त पैसे की जरूरत है, मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा बीमार है। अमन कहता है कि देखो नरगिस, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता अब नहीं रहा, मेरी पत्नी आ चुकी है, मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया मुझे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, काम तुम मेरे साथ कर रही थी वो तुम किसी और के साथ कर लो। नरगिस उसकी बात सुनती है तो चौंक जाती है कि अमन तुम ये कैसे कह सकते हो। अमन कहता है कि एक बात बताओ, चाहे तुम मेरे साथ ये करो चाहे किसी और के साथ करो, तब भी तुमको पैसा ही मिलेगा। और लेकिन मेरी शादी हो चुकी है तो ना मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, तो भला अब मैं तुम्हें पैसे किस बात के दूंगा। अमन की ये बातें सुनकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने हालातों पे बहुत ज्यादा मायूस होती है, और वो अपने घर लौट आती है। लौट आने के बाद से अमन की जो बातें हैं वो सोचने लगती है कि सही बात है कि ये सही बात है कि जो वो काम अमन के साथ कर रही थी वो अगर वो और मर्दों के साथ करे तो हो सकता है उसको अच्छे पैसे मिल जाए। फिर वो इसी बारे में और कुछ पता करने की कोशिश करती है। तो फिर ऐसे ही एक दिन नरगिस जो है 12 बजे रात को बुर्का लगाकर निकल जाती है ग्राहक खोजने के लिए। अब एक दिन नरगिस खड़ी होकर स्टेशन के पास से ग्राहक आने का इंतजार कर रही थी। 2 दिन हो जाते हैं लेकिन नरगिस को कोई भी ग्राहक नहीं मिलता है। तीसरा दिन होता है, इसी तरह करते करते हफ्ते भर का वक्त बीत जाता है, लेकिन नरगिस को कोई भी नया ग्राहक नहीं मिलता है। अब इसी तरह एक दिन छठे दिन नरगिस बड़ी मायूसी से जाती है और ग्राहक के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी नरगिस के पास आकर रुकती है। तकरीबन 1 बज रहे थे। नरगिस से वो पूछती है कि तुम कितना लोगी। नरगिस जो है वो कहती है कि साहब आप जितना भी दे दो मैं उतना ले लूंगी। अब उसके बाद से जो सेठ होता है नरगिस को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसको एक बड़े से होटल में लेकर जाता है। उसके बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए देता है, और उसके बाद से वो अपनी हवस मिटाता है, और उसके बाद से जो नरगिस है पैसे लेकर वो अपने घर चली आती है। जो सेठ होता है उसको बहुत ज्यादा वो अच्छे पैसे देता है। वो तकरीबन एक रात के उसको 5,000 रुपये देता है। अब नरगिस जब ये 5,000 रुपये देखती है और उसकी जो पहली पहली कमाई थी वो भी इतनी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा खुश होती है। आज नरगिस अपने पूरे भाई बहनों के लिए खाना पीना लेती है, और हर कोई नरगिस से बहुत ज्यादा खुश था, और नरगिस हर किसी को यही बताती है कि उसकी नौकरी लग गई है। और उसके बाद से घर वाले खाना पीना खाते हैं। बहुत सालों के बाद से नरगिस के भाई बहन ने इतना अच्छा और इतना बढ़िया खाना खाया था। हर किसी की खाना खाने के बाद आंखें भर जाती हैं, और हर कोई ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है कि आज हमने इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया। नरगिस ये देखती है तो नरगिस भी बहुत ज्यादा खुश होती है, और खुशी के आंसू जो है उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं। नरगिस की माँ पूछती है कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो खुशी के आंसू है। माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आते हैं।
उसके बाद से दोस्तों यही जो दिन था, यहाँ से नरगिस की जो ज़िंदगी है, नरगिस के परिवार वालों की, भाई-बहन की ज़िंदगी बदल जाती है। और यहीं से जो नरगिस है, एक आम लड़की से एक आम लड़की से बदलकर एक वेश्या में बदल जाती है। अब यहीं से जो नरगिस है, धीरे-धीरे उसका जो कदम है, वो वेश्या की ओर बढ़ने लगता है। अब नरगिस जो है, उसका हर रोज़ का पेशा था कि वो हर रोज़ रात में 12 बजे अपने घर से भाई-बहनों से छुप कर निकलती, बुर्का पहनती और बुर्का पहनने के बाद से वो बाज़ार में जाकर खड़ी हो जाती। कोई ना कोई ग्राहक आता, नरगिस को ले जाता और मुँह माँगी रकम देता। नरगिस जो है इसी तरह अपना घर चलाया करती। उसके घर वाले इस बात से अनजान थे कि उसकी जो बहन है, उसकी जो बेटी है, वो क्या कर रही है। एक दिन दोस्तों नरगिस का भांडा ऐसे फूटता है, नरगिस रात को निकलती है और किसी कारण से उसका जो छोटा भाई है वो जग जाता है और वो अपनी बड़ी बहन को ढूँढने लगता है। जब अपनी बड़ी बहन को कहीं भी नहीं पाता है, तो वो अपनी बड़ी बहन को पूरे घर में ढूँढता है। उसकी बहन कहीं भी घर में नहीं मिलती तो वो अपने और घर वालों को उठाता है। घर वाले भी जब उठते हैं, नरगिस को ढूँढते हैं, नरगिस कहीं भी नहीं मिलती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर में उसकी बेटी के साथ क्या हो गया। यहाँ-वहाँ आस पड़ोस में नरगिस को ढूँढा जाता है, लेकिन नरगिस का कहीं भी कुछ अता-पता नहीं चलता है। इतने में पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है कि जो नरगिस है वो गायब हो गई है। अब हर मोहल्ले वाले भी नरगिस को ढूँढने लगते हैं। देखते-देखते दोस्तों सुबह के 5 बज जाते हैं, तो जैसे ही 5 बजता है, नरगिस जो है 5 बजे 4 से 5 के बीच में वो लौट आया करती थी। नरगिस के आने का वक़्त हो जाता है, नरगिस जो अपने धंधे से लौट आती है और जैसे ही वो घर में कदम रखती है और सबको जगा हुआ देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। घर वाले भी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, कहाँ गायब थी? नरगिस पहले तो बताती नहीं है, लेकिन जब घर वाले बहुत ज़्यादा उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं, तो आखिर में उसको मजबूरी में बताना पड़ता है कि वो क्या काम करती है और रात के हर रोज़ 12 बजे वो कहाँ जाती थी। उसके बाद फिर दोस्तों वो भी गुस्सा होते हैं और बहुत नसरीन को भला-बुरा कहते हैं, कुछ दिन नसरीन से बातें नहीं करते हैं। उसके बाद से दोस्तों वो भी वक़्त के और हालातों के आगे मजबूर थे। फिर उसके बाद से वो भी नसरीन को कुछ कहते नहीं हैं। इस तरह जो नसरीन है वो धंधा करके अपने घरवालों का पेट ही नहीं पालती है, बल्कि वो अपने भाई-बहनों की शादी करती है और उनको और अपने भाइयों को एक अच्छा बिज़नेस कराती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? नसरीन की गलती थी या नसरीन के हालातों की गलती थी? क्या आपको लगता है दोस्तों नसरीन कुछ और भी काम कर कर सकती थी या नसरीन अच्छी ज़िंदगी भी जी सकती थी? दोस्तों इस कहानी पर आपकी जो भी राय होगी, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।